यकृत कार्य परीक्षण। यकृत कार्य परीक्षण को यकृत तालिका परीक्षण भी कहते हैं, जिसमें भिन्न एंजाइम, बिलीरुबिन, प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ जो यकृत द्वारा संश्लेषित होते हैं उनका रक्त में मान ज्ञात करके हम यकृत के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। मानक यकृत कार्य परीक्षण के अंतर्गत पूर्ण बिलीरुबिन तथा वीडी बर्ग क्रिया, पूर्ण तथा भिन्नात्मक प्रोटीन जिसके अंतर्गत टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, A/G रेशियो का मापन एवं विशिष्ट एंजाइम जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस तथा गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का मापन किया जाता है। इनके द्वारा हम यकृत के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। LFT निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। यकृत रोग जैसे कि हेपेटाइटिस के निदान के लिए, लिवर सिरोसिस जैसे रोगों में यकृत के कोशिकाएं कितना ग्रस्त हुई हैं ये ज्ञात करने के लिए, कई औषधियों के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए तथा यकृत का कार्य अपनी क्षमता के अनुसार कैसा कर रहा है इसे ज्ञात करने के लिए हम LFT करते हैं। LFT का वर्गीकरण उसके कार्यों के आधार पे होता है, जैसे वर्णक चयापचय की असामान्यता, यहाँ पित्त वर्णक मापे जाते हैं, मुख्यतः सीरम बिलीरुबिन, मूत्र बिलीरुबिन एवं मूत्र एवं मल में उपस्थित यूरोबिलिनोजिन। फिर कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर आधारित यकृत कार्य परीक्षण, इसमें गैलेक्टोज संहिता परीक्षण तथा फ्रक्टोज संहिता परीक्षण किया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन की सांद्रता में परिवर्तन पर आधारित LFTs, इसके अंतर्गत पूर्ण प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, A/G रेशियो तथा फाइब्रिनोजेन का मापन किया जाता है। फिर लिपिड असामान्यताओं पर आधारित LFT, इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल एवं एस्टरीकृत कोलेस्ट्रॉल का मापन किया जाता है। मल में उपस्थित वसा का मापन किया जाता है। यकृत के विशरण कार्य पर आधारित परीक्षण, इसे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ लिवर कहते हैं। उदाहरण के लिए हिप्यूरिक अम्ल परीक्षण किया जाता है। उत्सर्जी कार्य परीक्षण में ब्रोमोसल्फैलिन डाई के उत्सर्जन का मापन किया जाता है। यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण प्रोथ्रोम्बिन समय का निर्धारण करके किया जाता है। अमीनो अम्ल का अपचय पर आधारित परीक्षण, इसमें अमोनिया रक्त में मापकर हम उसका निर्धारण करते हैं। औषधि चयापचय पर आधारित परीक्षण, इसे MEGX परीक्षण द्वारा मापा जाता है। और सीरम एंजाइम की सक्रियता का मापन, इसमें अमीनो ट्रांसफरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज तथा गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज एंजाइम की सक्रियता का मापन किया जाता है। पित्तवर्णक चयापचय की असामान्यताओं पर आधारित परीक्षण, वीडी बर्ग क्रिया एवं सीरम बिलीरुबिन, इसका सिद्धांत इस प्रकार से, जब सीरम बिलीरुबिन को तुरंत बनाए गए वीडी बर्ग डायजो अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एजोबिलीरुबिन का पर्पल रंग का, बैगनी रंग का यौगिक जिसे एजोबिलीरुबिन कहते हैं वो प्राप्त होता है। क्रिया दो प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष क्रिया में अविलंब रंग प्राप्त होता है और ये क्रिया संयुग्मित बिलीरुबिन द्वारा दी जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष क्रिया तभी रंग प्राप्त होता है जब परीक्षण विलयन में मिथनॉल मिलाया जाए। ये क्रिया असंयुग्मित बिलीरुबिन द्वारा दी जाती है। असंयुग्मित बिलीरुबिन जल में अविलय होती है, इसीलिए वो मिथनॉल मिलाने पर ही क्रिया देती है। तो अप्रत्यक्ष क्रिया जो है उसके लिए हम टोटल बिलीरुबिन मापते हैं और उसमें से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिएक्शन के मान को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का मान ज्ञात होता है। व्याख्या, सामान्य मान 0.1 से लेकर 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। हीमोलिटिक जॉन्डिस में असंयुग्मित बिलीरुबिन बढ़ जाता है, अतः अप्रत्यक्ष क्रिया प्राप्त होती है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में संयुग्मित बिलीरुबिन बढ़ता है, अतः अविलंब प्रत्यक्ष क्रिया प्राप्त होती है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में असंयुग्मित या संयुग्मित अथवा दोनों ही उपस्थित होते हैं, जबकि वायरल हेपेटाइटिस और कोलेस्टैटिक जॉन्डिस में प्रत्यक्ष क्रिया ही होती है। मूत्र एवं मल में पित्तवर्णक बिलीरुबिन का ऑक्सीकरण बिलीवर्डिन जो कि हरे रंग का होता है उसमें हो जाता है, या बिलीसियानिन जो नीले रंग का होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मूत्र में बिलीरुबिन उपस्थित होता है। हीमोलिटिक जॉन्डिस में मूत्र में बिलीरुबिन अनुपस्थित होता है, क्योंकि असंयुग्मित बिलीरुबिन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्टर को पार नहीं कर सकता है। असंयुग्मित बिलीरुबिन जो है जल में अविलय होता है, इसलिए रक्त में यह एल्ब्यूमिन से बंधन करके ही परिवहित होता है।
इस कारण से ग्लोमेरुलर फिल्टर को पार नहीं कर पाता है। बिलीरुबिन प्राय मल में उपस्थित नहीं होता है क्योंकि आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया इसे यूरोबिलिनोजन में परिवर्तित कर देते हैं। मूत्र एवं मल यूरोबिलिनोजन। हीमोलिटिक जॉन्डिस में मल यूरोबिलिनोजन बढ़ जाता है, जिससे जो मल होता है वो गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन घट जाता है, जिसके कारण मल जो है वो चिकनी मिट्टी के रंग का, क्ले कलर्ड रंग का हो जाता है। मूत्र यूरोबिलिनोजन पूर्ण ऑब्स्ट्रक्शन होने के पर, जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है, मूत्र में यूरोबिलिनोजन अनुपस्थित होता है, जबकि हीमोलिटिक जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है। जब यकृत पैरेन्काइमा क्षतिग्रस्त होता है तो मूत्र में उपस्थित यूरोबिलिनोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर आधारित लेफ्टी गैलेक्टोज संहिता परीक्षण। यकृत का मुख्य कार्य अन्य मोनोसैकेराइड इकाइयों को ग्लूकोज में परिवर्तित करना है। यही इसका आधार है कि यकृत गैलेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ओरल गैलेक्टोज संहिता परीक्षण में 1 कप पानी में 40 ग्राम गैलेक्टोज घोलकर व्यक्ति को दिया जाता है। फिर आधे घंटे के अंतराल से 2 घंटे तक रक्त के नमूने लिए जाते हैं। व्याख्या: समान परिस्थितियों में अथवा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में 3 ग्राम अथवा उससे कम गैलेक्टोज मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है और 1 घंटे से कम समय में सामान्य मान्य गैलेक्टोज का रक्त में प्राप्त होता है। इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में 4 अथवा से 5 अथवा उससे अधिक गैलेक्टोज पहले 5 घंटे में उत्सर्जित होता है। अन्य परीक्षण जो किए जाते हैं वो फ्रक्टोज संहिता परीक्षण है एवं एपिनेफ्रिन संहिता परीक्षण है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन में परिवर्तन पर आधारित एलएफटी, इसमें पूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन A/G अनुपात का मापन किया जाता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जब संक्रमण हुआ हो तो उसके आरंभिक अवस्था में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का मान सामान्य रहता है, परंतु कुछ समय पश्चात गामा ग्लोबुलिन का मान बढ़ जाता है क्योंकि संक्रमण हुआ है। यदि यकृत कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का मान सामान्य रहता है। पैरेन्काइमल लिवर डिसीजेस में तथा लिवर सिरोसिस में एल्ब्यूमिन का मान घट जाता है और ग्लोबुलिन का बढ़ जाता है, अतः A/G रेशियो विपरीत हो जाता है। अन्य परीक्षण जो किए जाते हैं वो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन का मापन तथा फ्लोकुलेशन परीक्षण किया जाता है। फ्लोकुलेशन परीक्षण द्वारा प्रोटीन का मान ज्ञात किया जाता है। लिपिड सामान्यताओं पर आधारित LFT, इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर, उनका अनुपात मापा जाता है। यकृत कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे कि उसका संश्लेषण, स्थिरीकरण एवं ऑक्सीकरण में भाग लेता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मान 150 से 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जिसमें से 60 से 70% कोलेस्ट्रॉल स्थिरीकृत रूप में उपस्थित होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पूर्ण रक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तथा एस्टर घटक भी बढ़ता है, जिसके कारण स्थिरीकृत प्रतिशत परिवर्तित नहीं होता है। पैरेन्काइमेटिस लिवर डिजीजेस में पूर्ण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है अपितु घटता है और एस्टर घटक भी घटता है। अक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस में पूर्ण सीरम कोलेस्ट्रॉल बहुत घट जाता है और 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम हो जाता है। एस्टर प्रतिशत का भी मान घटता है। यकृत रोगों में सीरम एंजाइम्स का मान, ट्रांसएमिनेसेस का विश्लेषण किया जाता है। इन एंजाइम्स का सामान्य मान इस प्रकार से है: SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेस 4 से 17 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर उपस्थित होते हैं। SGPT सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेस 3 से 15 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर उपस्थित होता है। यकृत रोगों में दोनों ट्रांसएमिनेसेस की मात्रा बढ़ती है, परंतु SGPT अधिक बढ़ता है SGOT की तुलना में। इनके निर्धारण में पैरेन्काइमल लिवर डिजीजेस की तीव्रता तथा रोग निदान की संभावना ज्ञात होती है, इसीलिए इनका मापन किया जाता है। विशेष रूप से जब अक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस तथा सीरम हेपेटाइटिस उपस्थित हो तब इनका मापन महत्वपूर्ण हो जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज सामान्य मान 3 से 13 Ka यूनिट्स प्रति 100 ml पीलिया के भिन्नात्मक विश्लेषण में के लिए किया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस तथा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इसमें इस एंजाइम का मान बढ़ जाता है, परंतु ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इसका मान अधिक बढ़ता है। इसलिए भिन्नात्मक डायग्नोसिस करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज का मापन किया जाता है।